हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स यूरोप। ये इसीलिए रेलेवेंट हो जाता है बिकॉज रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज विजिटेड पोलैंड एंड ही इज गोइंग टू विजिट नाउ यूक्रेन। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट है इन कंट्रीज में, ये एक काफी नया चीज बताता है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे में। These visits reflect a kind of a strategic turning taken by Indian foreign policy maker from the Western Europe, such as France, Germany, Britain, towards the Central and Eastern Europe. ये जो स्ट्रैटेजिक शिफ्ट आया है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में टुवर्ड्स यूरोप, इसी चीज के बारे में डिस्कस किए हैं सी राजा मोहन, जो द इंडियन एक्सप्रेस में रेगुलरली लिखते हैं। ही इज एन एक्सीलेंट इंटेलेक्चुअल with in-depth knowledge related to foreign policy. So that's why we are going to deconstruct his editorial, कि वो इस एडिटोरियल में क्या कहना चाह रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट टू यूक्रेन एंड पोलैंड। ये मैप देख सकते हैं आप। सो दिस इज द मैप ऑफ सेंट्रल यूरोप। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑस्ट्रिया गए थे, इसके बाद पोलैंड, यूक्रेन जाने वाले हैं। अगर आप तीनों डॉट्स को कनेक्ट करोगे सो आप देख रहे हो कि एक तरीके से जो फोकस है वो इस सेंट्रल यूरोप और ये वाला जो एरिया है जिसको ईस्टर्न यूरोप कहते हैं, तो फोकस जो है वो शिफ्ट हुआ है। पहले जहां फोकस वेस्टर्न यूरोप में था, फ्रांस, इधर ब्रिटेन, इधर जर्मनी, नीचे इटली, लेकिन रीसेंट टाइम में खासकर जब यूक्रेन वॉर हुआ है उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक शिफ्ट आया है कि वी हैव स्टार्टेड टू फोकस मोर ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया। नाउ दिस इज व्हाट राजा मोहन हैज डिस्कस्ड इन हिज एडिटोरियल। नाउ यू कैन सी दिस। प्राइम मिनिस्टर मोदी किक्स ऑफ अ लैंडमार्क विजिट टू पोलैंड एंड यूक्रेन, एंड रिसेंटली ही ऑल्सो वेंट टू वियना, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। इस एडिटोरियल को समझने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अनअकैडमी आईएएस के इंग्लिश मीडियम में बैच ऑफलाइन में करोल बाग में स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा हिंदी मीडियम में ऑफलाइन बैचेस मुखर्जी नगर ब्रांच पे स्टार्ट होने जा रहे हैं। प्रयागराज के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में बैचेस is going to start soon. And if you need any other information, feel free to visit Unacademy IAS branch or download our Unacademy app, where you can get all the information related to the upcoming batches and scholarship. Now, इस एडिटोरियल के बारे में हम एनालाइज करने वाले हैं। So Raja Mohan says that Modi's visit will plug a missing link Central Europe in India's European policy. That India's European policy has always focused on West and we have always missed Central Europe. इसको तो हम भूल ही गए थे। अब इस गलती को हम ठीक कर रहे हैं और इस मिसिंग लिंक को, जिसको हम भूल चुके थे, आज वापस से उसके ऊपर हम फोकस करना स्टार्ट किए हैं। अब अगर बात करें कि इंडिया का यूरोप के साथ किस तरीके का फॉरेन पॉलिसी या रिलेशन रहा है, अगर अब बात करें इंडिपेंडेंस के बाद, यूरोप जो है वो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में काफी लो प्रायोरिटी पे था। और ये तो सही बात होगा बिकॉज इंडिपेंडेंस के बाद कोल्ड वॉर था, और कोल्ड वॉर में यूरोप में कोल्ड वॉर किसके बीच में चल रहा था? यूरोप नाटो वर्सेस द वॉर्सो पैक्ट। एक तरफ नाटो जो वेस्टर्न अलायंस था और वॉर्सो पैक्ट यूएसएसआर का था, एंड इंडिया वाज क्लोज टू सोवियट्स। सो हेंस इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नेग्लेक्टेड द यूरोप,
When I'm talking about Europe, I'm not talking about Russia. I'm talking about the Europe which you generally consider as the Europe Union wala part. So India's relation with that part of Europe बहुत ही लो प्रायोरिटी पे था, और उस यूरोप में भी केवल हमारा फोकस था रशिया पे तो था ही, और वेस्ट में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन पे था। बाकी कंट्रीज तो हमारे फॉरेन पॉलिसी के रडार में दूर दूर तक नहीं था। सो यूरोप के इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में काफी कम प्रायोरिटी था, लेकिन पिछले 10 साल में इंडिया का जो यूरोप के प्रति आउटरीच है वो उसमें बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। During his first 2 terms, Prime Minister Modi traveled 27 times to Europe. 37 European heads of state and government India आए थे. And similarly, S. Jaishankar has also traveled to 29 times, and many European people have visited India. So ये जो इंडिया का यूरोप में कनेक्ट है, ये पिछले 10 सालों में बढ़ा है, और पिछले कुछ सालों में सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप पे ज्यादा फोकस रहा है। अब ऐसा क्या हुआ है कि इंडिया हैज स्टार्टेड टू फोकस ऑन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप? तो राजा मोहन इसका जस्टिफिकेशन देते हैं कि व्हाई इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स इंडिया हैव स्टार्टेड टू फोकस ऑन दिस एरिया। वो इसीलिए है बिकॉज एक नया जियोपॉलिटिकल चर्न आया है सेंट्रल यूरोप में, एक नया जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट आया है इस पूरे एरिया में, और वो कहां से आया है? बिकॉज ऑफ द वॉर इन यूक्रेन। यूक्रेन वॉर की वजह से ये जो पूरा एरिया है, आप देख सकते हैं यूक्रेन यहां पे है, एंड यूक्रेन में क्योंकि वॉर चल रहा है तो ये सारे एरियाज जो हैं, ये सारे कंट्रीज जो हैं, ये काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ चुके हैं, बिकॉज दिस एरिया हैज नाउ बिकम द कंटेस्टेशन ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। यहां पे चल रहा है आपका ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। रशिया अपना इंफ्लुएंस यहां बढ़ाना चाह रहा है, यूएस और वेस्ट अपना इंफ्लुएंस यहां बढ़ाना चाह रहा है। तो ये जो एरिया है सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप, जो कि काफी कोल्ड वॉर के बाद जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था, तो ये एरिया काफी शांत था। आज लेकिन जैसे रशिया अपना एग्रेसिवनेस दिखलाया है यूक्रेन में, तो ये जो बॉर्डर कंट्रीज हैं जो ईस्टर्न यूरोप में है, ये जो एरिया है, ये आज बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकली रेलेवेंट हो जाता है। सेंट्रल यूरोप का एक और खास बात है जिसको बहुत पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल स्कॉलर हालफोल्ड मैकाइंडर ने प्रेडिक्ट किया था। मैकाइंडर ने क्या कहा था कि जो भी ईस्टर्न यूरोप को रूल करेगा वो हार्टलैंड को कमांड करेगा, और जो हार्टलैंड को कमांड करेगा वो वर्ल्ड के सारे आइलैंड्स पे कंट्रोल करेगा, और जो वर्ल्ड के आइलैंड्स को कंट्रोल करेगा वो पूरे दुनिया को कंट्रोल करेगा। इसको यहां से समझते हैं, ये था मैकाइंडर का हार्टलैंड थ्योरी। हार्टलैंड है क्या दुनिया का? हार्टलैंड ये वाला एरिया, ये देख सकते हो पूरा लैंड मास है। तो मैकाइंडर ने कहा था कि जो भी इस पूरे हार्टलैंड को कंट्रोल करेगा वो पूरे वर्ल्ड के आइलैंड्स पे कंट्रोल कर सकता है, ये सारे आइलैंड्स पे कंट्रोल कर सकता है, और जो आइलैंड पे कंट्रोल करेगा वो पूरे दुनिया पे कंट्रोल करेगा। मतलब अगर किसी को दुनिया का लीडर बनना है तो उसको कहां पे अपने हेजमनी को बनाना पड़ेगा? वो है हार्टलैंड। क्यों मैकाइंडर ने ऐसा कहा था? बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रेड, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस, ये सब यहीं पाए जाते हैं, ये सारा चीज यहां पे पाया जाता है। फर्टाइल लैंड, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स वाज देयर इन हार्टलैंड। लेकिन याद रखना कि ये जो मैकाइंडर का थ्योरी है ये 20वीं सदी में आया था, 20th सेंचुरी में आया था, तो आज उतना रेलेवेंट नहीं है। आज तो इनफैक्ट लोग कहते हैं कि जिसका कंट्रोल सी पे है वो हार्टलैंड भी कंट्रोल कर सकता है। सो मैकाइंडर का जो थ्योरी है वो 20th सेंचुरी में था, और उसने उस समय प्रेडिक्ट किया था द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल यूरोप। तो ये मैप आप देख सकते हैं, ये कोल्ड वॉर का मैप है, ये देख सकते हैं आप यूएसएसआर है, ये सारे ब्लू वाले कंट्री आप देख सकते हैं सारे नाटो के हैं, ये बीच में सारे बफर्स थे,
ये सारे बीच में बफर्स हैं। तो यूएसएसआर अपना इंफ्लुएंस यहां बनाना चाहता था, नाटो अपना इंफ्लुएंस यहां बनाना चाहता था। तो ये जो सेंट्रल यूरोप है, ये कोल्ड वॉर के समय तो काफी ज्यादा रिलेवेंट था। लेकिन जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, ये सारे कंट्रीज जो थे सोवियत यूनियन के, ये सब कैपिटलिज्म लिबरलिज्म एडॉप्ट कर लिए। तो फिर सेंट्रल यूरोप लोगों के यादाश्त से खत्म हो गया, बिकॉज इसका कोई रेलेवेंट नहीं था। बहुत शांत पड़ा हुआ था सेंट्रल यूरोप। पहले क्योंकि स्ट्रगल था इन्फ्लुएंस का, अब क्योंकि सोवियत यूनियन था नहीं, तो इस तरीके का कोई स्ट्रगल बचा भी नहीं था। लेकिन आज जब ये यूक्रेन वॉर हुआ है, वापस से ये कोल्ड वॉर वाली पॉलिटिक्स स्टार्ट हो चुकी है। पॉलिटिक्स ऑफ इन्फ्लुएंस। अब रशिया जो है वो यूक्रेन के आगे बाकी कंट्रीज में भी अपने बफर के तौर पर इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है। सो दैट्स व्हाट सी राजा मोहन सेज कि ये जो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स है, उसके बाद जब शांत पड़ी थी, आज वो शांति ब्रेकडाउन हो चुकी है, भंग हो चुकी है। तो जिस तरीके से कोल्ड वॉर के बाद एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी इस सेंट्रल यूरोप में कोल्ड वॉर के बाद, आज वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में ब्रेकडाउन हुआ है। एंड दिस इज व्हाई सेंट्रल यूरोप हैज अगेन बिकम रेलेवेंट। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट को हमें देखना पड़ेगा। ऑस्ट्रिया, यूक्रेन, पोलैंड, ये सारे पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस भी मिलता है, एवरीडे लाइव एट 9 AM। इसके अलावा और भी करंट अफेयर्स रिलेटेड जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन विजिट टू दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल। आगे बढ़ते हैं। सी राजा मोहन कहते हैं कि भाई सेंट्रल यूरोप में तो पावर पॉलिटिक्स बढ़ गया है, तो इंडिया को क्या करना चाहिए? क्या इंडिया को चुपचाप बैठ के ये तमाशा देखना चाहिए? ये जो भी चीज चल रहा है, शुड इंडिया सिट ऑन द फेंस, हैव अ पॉपकॉर्न एंड वॉच अ मूवी, और शुड इंडिया इंटरफेयर? शुड इंडिया शुड गेट इटसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन दैट पॉलिटिकल डेवलपमेंट? तो सी राजा मोहन कहते हैं कि ऑलरेडी इंडिया ने पोलैंड और यूक्रेन विजिट करके ये बता दिया कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी अ बाई स्टैंडर। मतलब इंडिया दूर से बैठ के ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट को नहीं देखेगा, रादर इंडिया विल हैव इट्स ओन स्टेक इन दैट एरिया। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो पोलैंड और यूक्रेन विजिट किए। और पोलैंड विजिट किया गया है पिछले 45 साल में। आफ्टर 45 ईयर्स, फॉर द फर्स्ट टाइम अ प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू विजिट पोलैंड। लास्ट टाइम मोरारजी देसाई गए थे। और यूक्रेन जब से बना है सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद, तो 30 साल से कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं गए थे। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट आ रहा है। इस ट्रेंड को समझना हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। हाउ सेंट्रल यूरोप हैज गॉट इट्स अटेंशन इन दिस पर्टिकुलर टाइम। नाउ हाउ टू लुक एट प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट। प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट अगर आप देखोगे, तो एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं कुछ महीने पहले रशिया गए थे, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन जा रहे हैं। दूसरी तरफ, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस और जर्मनी के साथ काफी अच्छा रिलेशन बनाते हैं, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी अब पोलैंड और ऑस्ट्रिया, जो सेंट्रल यूरोप के कंट्रीज है, वहां भी जा रहे हैं। ये क्या बताता है? मेंस में आपसे पूछना होगा या इंटरव्यू में पूछेगा कि हाउ डू यू लुक एट दिस। तो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज एस जयशंकर डॉक्ट्रिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉरेन पॉलिसी में देखने को मिला है, उसको हम कहते हैं पॉलिसी ऑफ डी हाइफनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डी हाइफनेशन। इसका मतलब क्या समझिए। पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल गए, इजराइल से प्राइम मिनिस्टर मोदी वापस इंडिया आए, उसके कुछ महीने बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी पैलेस्तीन जाते हैं। यहां पे भी देख लो, कुछ महीने पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी 22nd एनुअल समिट के लिए रशिया जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, अब वापस से यूक्रेन जा रहे हैं।
इसका मतलब क्या है आप समझें। प्राइम मिनिस्टर मोदी ये एक बार भी तो कर सकते थे, अगर रशिया गए थे तो वो यूक्रेन भी जा सकते थे। तो आखिरकार ऐसा क्यों किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि रशिया अलग से गए, यूक्रेन अलग से गए। इसका मैसेज है, मैसेज ये है कि इंडिया रशिया और यूक्रेन को एक साथ नहीं देखता है, अलग अलग देखता है। इसलिए इंडिया का फॉरेन पॉलिसी जो रशिया के लिए है, उससे यूक्रेन का कोई लेना देना नहीं है। इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी और जो फ्रेंडशिप है यूक्रेन के साथ, उससे रशिया का कोई लेना देना नहीं। दिस फॉरेन पॉलिसी इज नोन एज फॉरेन पॉलिसी ऑफ डीहाइफनेशन। व्हेन यू डीहाइफनेट, आप दोनों रिलेशंस को अलग अलग कर देते हो। अगर आप एक साथ ट्रैवल करते मतलब आप रशिया यूक्रेन को एक लेंस, एक प्रिज्म से देख रहे हो। बट जब आप अलग अलग जा रहे हो, इसका मतलब है कि आप रशिया को अलग पैरामीटर से देख रहे हो, रशिया के साथ आपका अलग फ्रेंडशिप है, और रशिया यूक्रेन को आप एक साथ नहीं देख रहे हो। और दूसरा मैसेज है, तो पहला मैसेज तो ये हो गया। दूसरा मैसेज है कि इट इज नॉट अ जीरो सम गेम। जीरो सम का मतलब क्या होता है, जैसे कहा जाता है कि पावर इज अ जीरो सम। अगर एक पर्सन का पावर बढ़ेगा तो दूसरे पर्सन का पावर घटेगा। एक टाइम पे तो एक ही प्राइम मिनिस्टर रह सकता है, एक टाइम पे वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन एक ही हो सकता है, एक टाइम पे एक ही पार्टी का हुकूमत हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों का पावर रहे। या तो बीजेपी राइज करेगा तो कांग्रेस का फॉल होगा, कांग्रेस राइज करेगा तो बीजेपी का फॉल होगा। सो इफ समवंस पावर इज इंक्रीजिंग, द अदर्स पावर इज डिक्रीजिंग, बिकॉज पावर इज कांस्टेंट। और इसको कहते हैं जीरो सम, जब एक चीज के बढ़ने से दूसरा चीज घटता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का यह कहना है कि ऐसा बात नहीं है व्हेन इट कम्स टू रशिया यूक्रेन। ऐसा नहीं कि जब हम रशिया जा रहे तो यूक्रेन का प्रायोरिटी मेरे लिए कम हो गया, या यूक्रेन जा रहे तो मेरे लिए रशिया का प्रायोरिटी कम हो गया। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अलग अलग विजिट करते हैं। इजराइल पैलेस्तीन को अलग विजिट करेंगे, रशिया यूक्रेन को आप अलग विजिट करने वाले हैं। सो दिस इज अ पॉलिसी ऑफ डीहाइफनेशन, और पॉलिसी ऑफ डीहाइफनेशन का मतलब होता है कि आवर फॉरेन पॉलिसी विद बोथ द कंट्रीज इज इक्वली स्ट्रांग रादर देन अ जीरो सम गेम। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस विच राजा मोहन मेक्स। अब राजा मोहन आते हैं कि सेंट्रल यूरोप पे तो हमारा प्रायोरिटी बढ़ा ही है यूक्रेन वॉर के बाद, बट इन जनरल इंडिया का प्रायोरिटी यूरोप के लिए रीसेंट टाइम्स में बहुत बढ़ा है। वो क्यों बढ़ा है आप समझें। जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया, अब यूरोप क्योंकि बहुत पैसा था उनके पास, अब उनके पास ऑप्शन था इंडिया जाए कि चाइना जाए। लेकिन यूरोप जो है वो कितने साल तक हमेशा चाइना के ऊपर अपना बेट खेला, बहुत ज्यादा चाइना पे इन्वेस्ट किया, बिकॉज चाइना में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था, गुड गवर्नेंस था। तो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आना था वो आया नहीं। लेकिन आज यूरोप उसी इन्वेस्टमेंट के चक्कर में फंस चुका है। आज चाइना उसी को प्रोवोक कर रहा है। आज चाइना यूरोप यूनियन के सॉलिडारिटी को तोड़ना चाह रहा है। सो नाउ यूरोप यूनियन हैज अवेकन ऑफ इट्स स्वीट ड्रीम। नाउ यूरोप यूनियन हैज लॉस्ट इट्स बेस्ट ऑन चाइना। Now Europe Union is coming to the strategic reality that China can never ever be a trusted partner, and hence Europe is now looking forward for India. And India जो कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट चाहिए, उसके लिए टेक्नोलॉजी, फंड, पैसा, ये सब चीज चाहिए, उसके लिए यूरोप उसको चाहिए होगा। सो दैट्स व्हाई दिस कन्वर्जेंसेस की वजह से यूरोप का इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में बहुत प्रायोरिटी आया है। इसलिए इटली के साथ हमारा रिलेशंस ठीक नहीं था, अब वो ठीक हो रहा है। इसके अलावा हमारा देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट ने ट्रेड नेगोशिएशंस किया है यूरोप यूनियन के साथ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप यूनियन के साथ हम साइन करने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली आपको पता होगा ईएफटीए के साथ, ये देख सकते हैं आप, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये अलग है यूरोप यूनियन से। सो ईएफटीए में 4 कंट्री हैं, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंक्टनस्टाइन एंड स्विट्जरलैंड। ये चारों कंट्रीज का ऑलरेडी फ्री ट्रेड एरिया है। अब इंडिया जो है इन चारों कंट्रीज के साथ एफटीए साइन कर चुका है लास्ट ईयर 2023 में। ये इंडिया का पहला एफटीए था यूरोप में किसी कंट्री के साथ, किसी ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ। अब यूरोप यूनियन जो कि बहुत बड़ा ब्लॉक है, इसके साथ भी इंडिया एफटीए की बात कर रहा है। हमने ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाया है यूरोप के साथ।
यूके के साथ हमने टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और रिसेंटली आपको पता आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो G20 के समिट जो इंडिया में हुआ था उस समय लॉन्च हुआ, जिसमें हम रोड, रेल, पोर्ट कनेक्टिविटी बना रहे हैं, जिससे इंडिया को कनेक्ट किया जाए मिडिल ईस्ट को, और मिडिल ईस्ट के थ्रू हम पहुंच सके यूरोप पे। ये एक तरीके से BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का है, उसको काउंटर करने के लिए लाया गया है। सो ये बता रहा है कि किस तरीके से इंडिया इज नाउ having coming close to Europe and Europe is coming close to India, और इनका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है आपका चाइना। तो पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज जो राजा मोहन ने कहा है कि यूरोप के ऊपर तो फोकस है, लेकिन जो सेंट्रल यूरोप है उस पे हमारा ज्यादा फोकस रहा है। सेंट्रल यूरोप पे ज्यादा फोकस रहा है बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर। दिस एरिया हैज अगेन सीन जियोपॉलिटिकल शॉक्स। तो इसलिए इंडिया का यूरोप और खासकर सेंट्रल यूरोप पे जो रिलेशन रहेगा वो अच्छा रहेगा। नाउ हाउ डज द इंडिया यूरोप रिलेशंस लुक लाइक? तो फ्यूचर में इंडिया यूरोप का रिलेशंस काफी अच्छा होगा। दिस राजा मोहन इज नॉट डिस्कस्ड, ये आई हैव गिवन समथिंग एक्स्ट्रा। सबसे पहला ड्राइवर ऑब्वियस सा बात है चाइना को बैलेंस करना। इसके लिए इंडिया यूरोप हमेशा एक साथ रहेंगे। हार्ट ऑफ यूरोप, जो सेंट्रल यूरोप में चेंजेस हो रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, तो इसलिए इंडिया हमेशा से यूरोप में अपना प्रेजेंस बना के रखेगा। इकोनॉमी और ट्रेड हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग ड्राइवर रहा है। यूरोप आपको पता है ओल्ड एज पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रहा है, इसको इसलिए उसको इंडिया के लेबर और मैन पावर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। इंडिया को टेक्नोलॉजी बेस्ट क्वालिटी का यूरोप से मिल सकता है, और मल्टीलैटरल रिफॉर्म, बिकॉज यूरोप जो है वो मल्टीलैटरलिज्म का हमेशा से सपोर्ट किया है, और इंडिया तो आपको पता ही, इंडिया इज ऑलवेज सपोर्टेड फॉर मल्टीलैटरलिज्म, रिफॉर्म्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसलिए इन सारे चीजों में हमारा इंडिया यूरोप के रिलेशंस काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। सो ये था सी राजा मोहन के एडिटोरियल का डीकंस्ट्रक्ट। लेट मी समराइज इट। फर्स्ट, सी राजा मोहन सेज कि इंडिया का यूरोप के प्रति प्रायोरिटी कोल्ड वॉर के समय कम था। रिसेंट पिछले 10 साल में इंडिया का यूरोप के प्रायोरिटी बढ़ा है, लेकिन उस प्रायोरिटी में भी इंडिया केवल फोकस किया है फ्रांस, जर्मनी और इधर वेस्टर्न यूरोप। यूक्रेन वॉर के बाद जब वहां पे एक जियोपॉलिटिक्स चेंज हुआ है, अब इंडिया का फोकस सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप पे बढ़ा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी के पोलैंड और यूक्रेन विजिट को देखना पड़ेगा। ये जो पूरा प्राइम मिनिस्टर मोदी का फॉरेन पॉलिसी है, रशिया अलग से जाना, यूक्रेन अलग से जाना, ये बताता है किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और एस जयशंकर के डॉक्ट्रिन के ने रिलेशंस को डीहाइफिनेट किया है। अगर दो दुश्मन हैं तो दोनों के साथ हम एक साथ नहीं जाएंगे, अलग अलग जाएंगे। इजराइल के साथ अलग, पैलेस्तीन के साथ अलग, रशिया के साथ अलग, यूक्रेन के साथ अलग। दिस फॉरेन पॉलिसी इज नोन एज द पॉलिसी ऑफ डीहाइफिनेशन। इसका मतलब है कि वी लुक टू बोथ द कंट्रीज इक्वली एंड नॉट फ्रॉम द सेम प्रिज्म। हम दोनों कंट्री को अलग अलग देखते हैं, और हमारा रिलेशन दोनों कंट्री के साथ इट इज नॉट अ गेम ऑफ जीरो सम। हाउ डज द इंडिया यूरोप रिलेशंस लुक्स लाइक? इट लुक्स लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड ऑल दीज आर अ सेट ऑफ कन्वर्जेंसेस। सो ये आपको जानना जरूरी था सी राजा मोहन का एडिटोरियल। आई होप you like the video. See you soon in another session. Best wishes. Unacademy. Let's crack it.